नमस्कार। आज इस वीडियो में चुनावी राजनीति के उन 4 चेहरों के बारे में बात करेंगे जिन्हें बीजेपी कहती है युवराज। और सवाल है जीत हार के बीच फंसी उस साख का, जहां से पॉलिटिकल करियर के प्रमोशन और डिमोशन कम से कम जनता की नजर में तो तय होते ही हैं। तो 3 बड़े सवाल हैं। क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में कांग्रेस ने भले ही अपना उम्मीदवार न उतारा हो, लेकिन राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर है? सवाल नंबर 2, क्या उपचुनावों में भले ही अखिलेश यादव की पार्टी मजबूत स्थिति में है, लेकिन एक सीट ऐसी है जिसकी वजह से अखिलेश यादव की इंडिविजुअल प्रतिष्ठा दांव पर है? और सवाल नंबर 3, क्या महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के 2 युवराज अपने अपने युवराजों की वजह से साख के संकट से जूझ रहे हैं? तो इन सवालों के जवाब तो मिलेंगे 23 तारीख को, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों पर एनालिसिस ये कहता है कि राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से लेकर अखिलेश यादव तक सब किसी ना किसी वजह से अपनी प्रतिष्ठा, अपनी साख बचाने में जुटे हैं। सबसे पहले बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी अब बेशक यूपी में उपचुनाव में सक्रिय नहीं, कांग्रेस पार्टी बैक सीट पर आ चुकी है, लेकिन क्योंकि 5 सीटें जो मांगी थी सपा के साथ एग्रीमेंट नहीं हो पाया चुनाव लड़ने को लेकर, तो फिर उसके बाद कांग्रेस ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। हालांकि अखिलेश और राहुल के साथ वार्ता आखिरी टाइम पर फिक्स हुई और फैसला सहमति से ही हुआ कि चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी। हालांकि राहुल गांधी जिस सीट की वजह से मुश्किल में है या चिंता में है, वो सीट है वायनाड। क्योंकि वायनाड सीट राहुल गांधी ने छोड़ी तो उनकी जगह उन्हीं की बहन प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में है और वो चाहेंगी कि जीतकर लोकसभा भी पहुंचे। राहुल गांधी 2004 में पहली बार लोकसभा पहुंचे थे अमेठी से जीतकर, लेकिन प्रियंका गांधी के पास लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर 90 के दशक से है, राहुल से बहुत पहले से है। 1999 में जब कांग्रेस ने पहली बार उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, तब प्रियंका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने बहुत सोचा। 1 हफ्ते के लिए वो ध्यान शिविर में चली गई थी और वहां से लौटकर तय किया कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं जाएंगी। लेकिन ये बात 1999 की है और आज बात 2024 की है। राहुल गांधी की दिक्कत एक ये भी है कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव हारती हैं तो सवाल राहुल गांधी पर उठेंगे कि 2024 के चुनाव नतीजे आने के बावजूद और एक तरह की लीड हाथ में होने के बावजूद भी वो कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली सीट पर अपनी बहन को चुनाव नहीं जितवा पाए। तो पहली समस्या है कि कुछ भी हो जाए बहन को वहां से जिताना ही है। और अगर प्रियंका जीतकर लोकसभा पहुंचती हैं तो पहली बार लोकसभा के पटल पर अपनी बात रखेंगी और तब देश उन्हें उस नजरिए से देखेगा जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को देखता था कि वो लोकसभा में क्या और कैसे बोलते हैं। इंदिरा गांधी जिन मुद्दों के साथ लोकसभा में बोलती थी, या इंदिरा गांधी की जो छवि लोगों को प्रियंका में दिखाई देती रही है, जब वो लोकसभा में बोलेंगी तो फिर उनकी तुलना राहुल गांधी से होना तय है। और ये पहली बार होगा जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी अगर आप इसमें शामिल कर ले, संसद में होंगे, लेकिन लोकसभा में राहुल और प्रियंका गांधी होंगे और दोनों की शैली, दोनों के अंदाज, दोनों के भाषण, वाकपटुता, इन सब का इम्तिहान पूरे देश के सामने होगा। तुलना स्वाभाविक रूप से होगी। अब सवाल ये होगा कि प्रियंका अपने आप को क्या बैकफुट पर रखती हैं, क्या डिफेंसिव रहती हैं, क्या बहुत कम मुद्दों पर बोलेंगी ताकि इस तरह की तुलना की नौबत कम से कम ना आए। लेकिन ऐसा होता प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि प्रियंका गांधी जिन तेवरों के साथ प्रचार करती हैं, अगर उन तेवरों के साथ लोकसभा में दिखाई दी तो राहुल गांधी के साथ उनकी तुलना और क्रिटिसिज्म आम लोग ही नहीं बल्कि उनके ओपोनेंट्स, विरोधी और खासतौर पर बीजेपी अग्रेसिव मोड में करेगी। और सिर्फ आपको उदाहरण देने के लिए बता रही हूं प्रियंका गांधी के तेवरों के मायने क्या हैं। रायबरेली के उस चुनाव का जिक्र करना होगा जहां प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार में अपना पहला भाषण दिया 1999 में, जब अरुण नेहरू रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे और सामने कैप्टन सतीश शर्मा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। अरुण नेहरू जो कि राजीव गांधी के कजिन थे, लेकिन पाला बदलकर बीजेपी में पहुंच गए और तब अरुण नेहरू का पलड़ा बहुत ही भारी माना जा रहा था। लोग मानकर बैठे थे कि जीत तो अरुण नेहरू की होगी रायबरेली से। लेकिन प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची प्रचार के लिए। एक छोटी सी जनसभा में उन्होंने अपना पहला चुनावी भाषण दिया और जिन तेवरों के साथ दिया, अरुण नेहरू को गद्दार तक कह दिया और रायबरेली की जनता से कहा कि आपने अरुण नेहरू को यहां घुसने कैसे दिया। और जिस अंदाज में प्रियंका बरसी और धुआंधार बोली, उसके बाद रायबरेली में हवा बदल गई और अरुण नेहरू चुनाव हार गए। तीसरे चौथे स्थान पर आए होंगे मेरे ख्याल से। इंटरेस्टिंग ये भी है कि प्रियंका गांधी के प्रचार के एक दिन बाद अटल जी ने भी वहां पर अरुण नेहरू के लिए प्रचार किया था, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अगर प्रियंका गांधी अपने टैलेंट पर लोकसभा में गरजी और अगर पॉपुलैरिटी के पैमाने पर आगे निकल गई या निकलती हुई दिखी भी या मीडिया की फेवरेट बन गई, तो बहस फिर से शुरू हो जाएगी कि क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस की लीडरशिप मिलनी चाहिए, क्या वो अध्यक्ष बने, क्या कमान उनके हाथ में अब दे दी जाए। और अब जबकि वो सक्रिय राजनीति में पूरी तरह से आ गई हैं, तो फिर कांग्रेस की राजनीतिक चाबी भी प्रत्यक्ष रूप से उनके हाथ में जानी ही चाहिए। कब तक पर्दे के पीछे रहकर फैसले लिए जाते रहेंगे या पर्दे के पीछे वाली राजनीति होगी। यानी राहुल गांधी के लिए संकट दो तरफा है। बढ़ते हैं आगे, आ जाइए अब महाराष्ट्र पर। वहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत के 2 उत्तराधिकारी थे। ये कहानी तो सबको मालूम है। लेकिन अब दोनों की पार्टी अलग अलग है और इस चुनाव में
दोनों की प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए है क्योंकि पहली बार माहिम विधानसभा सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष भी थे, लेकिन अब उनका चुनावी राजनीति में डेब्यू हो रहा है। खुद राज ठाकरे कभी चुनाव नहीं लड़े, बाला साहब ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, ना उद्धव ठाकरे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए डायरेक्ट चुनावी मैदान में उतरे। तो ठाकरे परिवार से जो पहला ठाकरे चुनावी मैदान में उतरा वो थे आदित्य ठाकरे। और आदित्य ठाकरे उनके बाद अब इस बार देखिए राज ठाकरे ने अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारकर एक तरह से खुद इनडायरेक्ट चुनाव लड़ना तय किया, यानी अपना उत्तराधिकारी बता दिया है। तो माहिम में कांटे वाला मुकाबला होने वाला है, क्योंकि यहां पर एक नहीं बल्कि दोनों शिवसेना चुनाव लड़ रही हैं, उद्धव ठाकरे वाली सेना भी और सीएम शिंदे वाली सेना भी। यानी माहिम में सेना के ही 3 प्रतिनिधि चुनावी मैदान में आ गए हैं। तो एक लिहाज से अपने आप को असली सेना और बाला साहब के असली उत्तराधिकारी जो बताते और दिखाते रहे हैं, वहां पर त्रिकोणीय जो ये मुकाबला हो गया है, इसको लेकर अमित ठाकरे का जीतना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, पता तो अब ये 23 तारीख को चलेगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रतिष्ठा का सवाल राज ठाकरे का है, क्योंकि अगर उनका बेटा जीत नहीं पाया तो फिर कहा यही जाएगा कि राज ठाकरे हार गए। मजे की बात यह है कि जब पिछली बार आदित्य ठाकरे ने वर्ली से चुनाव लड़ा था, तब राज ठाकरे ने अपने भतीजे के सामने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, क्योंकि अगर उतारते तो वोट कटते भी और आदित्य ठाकरे का जीतना बहुत आसान शायद नहीं होता। लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, और इससे यह साफ है कि दुश्मनी कह लें, दूरियां कह लें, खाई गहरी हो गई है। और इसका असर इस बात पर भी दिखता है कि उद्धव ठाकरे ने जब पिछले चुनाव में राज ठाकरे द्वारा बीजेपी को सपोर्ट किए जाने को शर्टलेस सपोर्ट कह दिया था, तो अमित ठाकरे ने याद दिला दिया कि अगर वो शर्टलेस सपोर्ट था तो पिछले चुनाव में आदित्य ठाकरे को वर्ली में जो सपोर्ट दिया गया वो क्या था। तो वर्ली आप समझ लीजिए वीवीआईपी सीट हो गई है, मुंबई की पॉश सीट। और वर्ली में इस बार आदित्य ठाकरे और उनके पिता और राजनीति में उनके गुरु उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि वहां इस बार केक वॉक नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां से राज ठाकरे की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। बातें आज की कहानी के चौथे युवराज पर, अखिलेश यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन इस बार उपचुनाव में जो 9 सीटें हैं, बेशक उसमें उनका पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन करहल सीट पर जिस तरह से बीजेपी ने नया दांव खेला है और धर्मेंद्र यादव के बहनोई को उतार दिया है, तो वहां पर यादव परिवार का सदस्य ही ऑपोजिशन में अब खड़ा है समाजवादी पार्टी के सामने। तो ऐसा तो नहीं है कि अरुजेश रातों रात कुछ बदल देंगे आकर, लेकिन यह भी तय है कि उनके आने से मुकाबला इंटरेस्टिंग जरूर हो गया है। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद करहल सीट खाली हुई और यादव परिवार का गढ़ रही यह सीट 1993 से बीजेपी के लिए दुखती रग है, क्योंकि 1993 से लेकर अब तक बीजेपी का कैंडिडेट यहां इस सीट पर नहीं जीत पाया है। अब अनुजेश की जमीन पर कितनी पकड़ है, बीजेपी के कार्यकर्ता उन्हें कितना सपोर्ट करते हैं, अगर इन सब बातों के बीच सपा का उम्मीदवार वहां पर हार जाता है तो यह हार सीधे सीधे अखिलेश यादव की होगी। तो भारतीय राजनीति के ये 4 चेहरे जो वर्तमान में अपनी अपनी पार्टियों के प्रमुख हैं, परिवारवाद के आरोपों से घिरे हुए हैं, इन पार्टियों के युवराज क्या कहें, अब तो किंग ही हैं, अपने आप में किंग की भूमिका में हैं। तो इनके लिए चुनाव की ये परीक्षा राजनीति के नए पैटर्न सेट करेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज की वीडियो में इसी बात का था एनालिसिस। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपका क्या व्यू पॉइंट है? अगर स्पेशली आप उत्तर प्रदेश से हैं, अगर आप महाराष्ट्र से हैं, तो जरूर हमारे इस वीडियो पर कमेंट करें और बताइए कि आपकी नजर के सामने राजनीति किस तरह की करवट ले रही है। मुझे मालूम नहीं कि वायनाड से कोई दर्शक इस वीडियो को देख रहा हो या नहीं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो जरूर हमें वहां का भी हाल बताइएगा, कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर जाहिर करिएगा।